चैप्टर 7। मैं एक आदमी को यह बताने में कभी नहीं हिचकिचाता कि मैं बुलिश या मंदी वाला हूँ, लेकिन मैं लोगों को किसी खास स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए नहीं कहता। एक बेयर बाजार में सभी स्टॉक नीचे जाते हैं और एक बुल बाजार में वे ऊपर जाते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि युद्ध के कारण बेयर बाजार में गोला बारूद के शेयर ऊपर नहीं जाते हैं। मैं सामान्य अर्थों में बोलता हूँ, लेकिन औसत आदमी यह नहीं बताना चाहता कि यह एक बुल या बेयर बाजार है। वो जो चाहता है वो विशेष रूप से बताया जाना चाहिए कि कौन सा विशेष स्टॉक खरीदना या बेचना है। वो बिना कुछ लिए कुछ पाना चाहता है। वो काम नहीं करना चाहता। वो सोचना भी नहीं चाहता। जमीन से वो जो पैसा उठाता है उसे गिनने में बहुत परेशानी होती है। खैर, मैं इतना आलसी नहीं था, लेकिन मुझे सामान्य बाजार की तुलना में अलग अलग शेयरों के बारे में सोचना आसान लगा और इसलिए सामान्य उतार चढ़ाव के बजाय व्यक्तिगत उतार चढ़ाव मुझे बदलना पड़ा और मैंने किया। लोग स्टॉक ट्रेडिंग के मूल सिद्धांतों को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। मैंने अक्सर कहा है कि बढ़ते बाजार में खरीदारी करना स्टॉक खरीदने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। अब बात इतनी नहीं है कि जितना हो सके सस्ते में खरीद लें या टॉप कीमतों पर कम हो जाएं, बल्कि सही समय पर खरीदने या बेचने की बात है। जब मैं मंदी में होता हूं और मैं स्टॉक बेचता हूं, तो प्रत्येक बिक्री पिछली बिक्री की तुलना में निचले स्तर पर होनी चाहिए। जब मैं खरीद रहा हूं, तो विपरीत सच है। मुझे बढ़ते पैमाने पर खरीदारी करनी चाहिए। मैं लॉन्ग स्टॉक को स्केल डाउन पर नहीं खरीदता, मैं स्केल अप पर खरीदता हूँ। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, कि मैं कुछ स्टॉक खरीद रहा हूँ। मैं नंबर पर 2000 शेयर खरीदूंगा। अगर स्टॉक खरीदने के बाद खराब हो जाता है, तो मैं कम से कम अस्थायी रूप से अपने संचालन में सही हूँ, क्योंकि यह 1 पॉइंट अधिक है। यह मुझे लाभ दिखाता है। ठीक है, क्योंकि मैं सही हूँ। मैं अंदर जाता हूँ और 2000 शेयर और खरीदता हूँ। अगर बाजार अभी भी बढ़ रहा है तो मैं 2000 शेयरों का 1/3 लॉट खरीदता हूँ। मान लीजिए कीमत 114 हो जाती है। मुझे लगता है कि यह फिलहाल के लिए पर्याप्त है। मेरे पास अब काम करने के लिए एक ट्रेडिंग आधार है। मेरे पास लंबे समय से 6000 शेयर औसतन पर हैं और स्टॉक 114 पर बिक रहा है। मैं अभी और नहीं खरीदूंगा। मैं इंतजार करता हूं और देखता हूं। मुझे लगता है कि वृद्धि के किसी स्तर पर प्रतिक्रिया होने वाली है। मैं देखना चाहता हूं कि उस प्रतिक्रिया के बाद बाजार खुद को कैसे संभालता है। यह संभवतः प्रतिक्रिया देगा कि मुझे अपना तीसरा लॉट कहां मिला। मान लें कि ऊपर जाने के बाद यह वापस H2J4 पर गिर जाता है और फिर रैली करता है। ठीक है, जैसे ही यह 113% पर वापस जाता है, मैं निश्चित रूप से बाजार में 4000 खरीदने का आदेश देता हूं। ठीक है, अगर मुझे वो 4113% पर मिलते हैं तो मुझे पता है कि कुछ गलत है और मैं एक परीक्षण आदेश दूंगा। यानी मैं 1000 शेयर बेचूंगा यह देखने के लिए कि बाजार इसे कैसे लेता है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे द्वारा रखे गए 4000 शेयरों को खरीदने के आदेश की कीमत 113,400 थी। तो मुझे 114 पर 2000 और 114 पर 500 और बाकी रास्ते में मिलते हैं ताकि पिछले 500 के लिए मैं 115 का भुगतान करें। तब मुझे पता चलता है कि मैं सही हूँ। इस तरह से मुझे 4000 शेयर मिलते हैं जो मुझे बताते हैं कि क्या मैं उस विशेष समय पर उस विशेष स्टॉक को खरीदने में सही हूँ। निश्चित रूप से मैं इस धारणा पर काम कर रहा हूँ कि मैंने सामान्य परिस्थितियों की अच्छी तरह से जांच की है और वे तेजी से हैं। मैं कभी भी बहुत सस्ते या बहुत आसानी से स्टॉक नहीं खरीदना चाहता। मुझे एक कहानी याद है जो मैंने डीकन एसवी वाइट के बारे में सुनी थी जब वो स्ट्रीट के बड़े ऑपरेटर्स में से एक थे। वो एक बहुत अच्छा बूढ़ा आदमी था, जैसा कि वे उन्हें बनाते हैं।
चतुर और बहादुर। उसने अपने दिनों में कुछ अद्भुत काम किए जो मैंने सुने हैं। यह पुराने दिनों की बात है जब चीनी बाजार में पटाखों के सबसे लगातार चलने वालों में से एक थी। H.O. Havmeyer कंपनी के प्रेसिडेंट अपनी सत्ता के सुनहरे दिनों में थे। पुराने समय के लोगों के साथ बातचीत से मुझे पता चलता है कि H.O. और उनके फॉलोइंग के पास अपने स्टॉक में किसी भी सौदे को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक नकदी और चतुराई के सभी संसाधन थे। वे मुझे बताते हैं कि हैवमेयर ने उस स्टॉक में किसी भी अन्य अंदरूनी सूत्र की तुलना में अधिक छोटे प्रोफेशनल ट्रेडर्स की छंटनी की। एक नियम के रूप में, फ्लोर ट्रेडर्स को मदद करने के बजाय अंदरूनी सूत्रों के खेल को विफल करने की अधिक संभावना है। एक दिन एक व्यक्ति जो डीकन वाइट को जानता था, वो बहुत उत्साहित होकर ऑफिस में पहुंचा और कहा, डीकन, आपने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कभी भी इसके साथ आपके पास आने के लिए कोई अच्छी जानकारी मिलती है और यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप मुझे कुछ 100 शेयरों के लिए ले जाएंगे। वो सांस लेने और कॉन्फर्मेशन के लिए रुका। डीकन ने उसकी ओर उसी ध्यानपूर्ण तरीके से देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको कभी ठीक से बताया या नहीं, लेकिन मैं उस जानकारी के लिए भुगतान करने को तैयार हूं जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। अब, ये अच्छा है, डीकन ने इतनी कोमलता से कहा कि जानकारी रखने वाला व्यक्ति फूल गया और कहा, हाँ, साहब। डीकन फिर वो करीब आया तो कोई और नहीं सुनेगा और कहा, H.O. हैवमेयर चीनी खरीद रहा है, क्या वो है? डीकन ने काफी शांति से पूछा। इसने मुखबिर को परेशान किया, जिसने प्रभावशाली ढंग से कहा, हाँ, महोदय। वो जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है उसे खरीदना। डेकन, मेरे दोस्त, क्या आपको यकीन है? पुराने ईस्वी से पूछा डीकन। मैं इसे एक सकारात्मक तथ्य के लिए जानता हूँ। पुराने अंदरूनी गिरोह वो सब खरीद रहे हैं जिस पर वे अपना हाथ रख सकते हैं। इसका टैरिफ के साथ कुछ लेना देना है और आम में एक हत्या होने जा रही है। यह पार हो जाएगा पसंदीदा, और इसका मतलब है कि एक स्टार्टर के लिए निश्चित 30 अंक। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? और बूढ़े ने उसे पुराने जमाने के चांदी के रिम वाले चश्मे के ऊपर से देखा जो उसने टेप को देखने के लिए लगाया था। क्या मुझे ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा पता है। बिल्कुल। क्यों? डेकन, जब H.O. हैवमेयर और उसके दोस्त चीनी खरीदते हैं जैसा कि वे अभी कर रहे हैं तो वे कभी भी 40 अंकों से कम की किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बाजार किसी भी मिनट उनसे दूर हो जाता है और इससे पहले कि वे अपनी पूरी लाइनें प्राप्त कर लेते हैं। दलालों के ऑफिसर्स के चारों ओर इतना लात नहीं मार रहा है जितना 1 महीने पहले था। वो चीनी खरीद रहा है। आह, डीकन को अनुपस्थित रूप से दोहराया। इसे खरीद रहे हैं? क्यों? वो इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से स्कूप कर रहा है, बिना खुद पर कीमत लगाए। इसलिए? दीवान ने कहा, यही सब कुछ था, लेकिन यह टिप्सटर को परेशान करने के लिए पर्याप्त था। और उसने कहा, हाँ, सर री, और मैं इसे बहुत अच्छी जानकारी कहता हूँ। क्यों? यह बिल्कुल सीधा है। यह है। हाँ, और यह बहुत अधिक मूल्य का होना चाहिए। क्या आप इसका उपयोग करने जा रहे हैं? ओह, हाँ, मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूँ। कब? सूचना लाने वाले से सस्पिशियस ढंग से पूछा। बिल्कुल अभी। और बधिर ने कहा, फ्रैंक, यह उसके सबसे चतुर दलाल का पहला नाम था, जो उस समय बगल के कमरे में था। हाँ, सर, फ्रैंक ने कहा, काश आप बोर्ड के पास जाते और 10,000 चीनी बेचते। बेचना? टिप्सटर चिल्लाया। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि फ्रैंक, जो 1 रन से शुरू हुआ था, अपनी पटरियों पर रुक गया। क्यों? हाँ, डीकन ने हल्के से कहा, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि H.O. हैवमेयर इसे खरीद रहा था। मुझे पता है तुमने किया, मेरे दोस्त,
डीकन ने शांति से कहा और दलाल की ओर मुड़ते हुए, जल्दी करो, फ्रैंक। ब्रोकर ऑर्डर को अंजाम देने के लिए दौड़ा और टिप्स्टर लाल हो गया। मैं यहाँ आया, उसने गुस्से से कहा, मेरे पास अब तक की सबसे अच्छी जानकारी के साथ। मैं इसे आपके पास लाया क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरे दोस्त और वर्ग हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं इस पर अभिनय कर रहा हूँ, डीकन ने शांत स्वर में बाधित किया। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि एच.ओ. और उसका गिरोह खरीद रहे थे। यह सही है। मैंने आपको सुना। खरीदना। मैंने कहा खरीदना, टिप्स्टर चिल्लाया। हाँ, खरीद रहा हूँ। यही मैं आपको कहना समझ रहा हूँ, बधिर ने उसे आश्वासन दिया। वो टिकट के पास खड़ा होकर टेप को देख रहा था। लेकिन आप इसे बेच रहे हैं? हाँ, 10,000 शेयर। और दीवान ने सिर हिलाया। बेशक, इसे बेचना। उसने टेप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बात करना बंद कर दिया और टिप्स्टर ने जो देखा उसे देखने के लिए पास आया। क्योंकि बूढ़ा बहुत लोमड़ी था। जब वह डीकन के कंधे को देख रहा था, एक क्लर्क पर्ची के साथ आया। जाहिर तौर पर फ्रैंक की रिपोर्ट। डीकन ने मुश्किल से उस पर नजर डाली। उसने टेप पर देखा था, उसका आदेश कैसे एग्जीक्यूटेड किया गया था। इसने उसे क्लर्क से कहा, उसे 10,000 चीनी बेचने के लिए कहो। डीकन, मैं आपको शपथ दिलाता हूं कि वे वास्तव में स्टॉक खरीद रहे हैं। क्या मिस्टर हैवमेयर ने आपको बताया? डीकन ने चुपचाप पूछा। बिल्कुल नहीं। वो कभी किसी को कुछ नहीं बताता। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को निकल बनाने में मदद करने के लिए पलक नहीं झपकाएगा। लेकिन मुझे पता है कि यह सच है। अपने आप को उत्तेजित न होने दें। मेरे दोस्त, और बधिर ने हाथ पकड़ लिया। वो टेप को देख रहा था। टेप लाने वाले ने कड़वाहट से कहा, अगर मैं तुम्हें जानता था मैं जो उम्मीद कर रहा था उसके विपरीत करने जा रहे थे, मैंने कभी भी आपका या मेरा समय बर्बाद नहीं किया होता। लेकिन जब आप उस स्टॉक को एक भयानक नुकसान में कवर करते हैं तो मुझे खुशी नहीं होगी। आई एम सॉरी फॉर यू। डीकन, ईमानदार, अगर आप मुझे माफ करेंगे तो मैं कहीं और जाऊंगा और अपनी जानकारी के आधार पर कार्रवाई करूंगा। मैं इस पर अभिनय कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं बाजार के बारे में थोड़ा जानता हूँ। उतना नहीं, शायद, जितना आप और आपके दोस्त एच.ओ. हैवमेयर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा अनुभव मुझे बताता है कि बुद्धिमान है आपके द्वारा मुझे लाई गई जानकारी से क्या लेना देना है। एक आदमी के वॉल स्ट्रीट में रहने के बाद जब तक मेरे पास है, वो किसी के लिए भी आभारी है जो उसके लिए खेद महसूस करता है। शांत रहो, मेरे दोस्त। वो आदमी बस उस बधिर को देखता रहा, जिसके निर्णय और नर्व के लिए वो बहुत सम्मान करता था। बहुत जल्द क्लर्क फिर से आया और बधिर को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसने इसे देखा और कहा, अब उसे 30,000 चीनी खरीदने के लिए कहो। 30,000। क्लर्क जल्दी से चला गया और टिप्स्टर ने बस घुराया और बूढ़े ग्रे लोमड़ी को देखा। मेरे दोस्त, बधिर ने विनम्रता से समझाया, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि आप मुझे सच बता रहे थे जैसा आपने देखा था। लेकिन अगर मैंने एच.ओ. हैवमेयर को खुद से कहते हुए सुना होता, तो भी मैंने वैसा ही अभिनय किया जैसा मैंने किया था। वहां के लिए यह पता लगाने का केवल एक ही तरीका था कि क्या कोई स्टॉक खरीद रहा था जिस तरह से आपने कहा था कि एच.ओ. हैवमेयर और उसके दोस्त इसे खरीद रहे थे। और वो था जो मैंने किया। पहले 10,000 शेयर काफी आसानी से चले गए। यह काफी निर्णायक नहीं था, लेकिन दूसरा 10,000 एक ऐसे बाजार द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया गया जो बढ़ना बंद नहीं हुआ। जिस तरह से किसी ने 20,000 शेयर लिए थे, उसने मुझे साबित कर दिया कि कोई वास्तव में पेश किए गए सभी स्टॉक को लेने के लिए तैयार था। यह विशेष रूप से नहीं है, इस पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विशेष कोई कौन हो सकता है। इसलिए मैंने अपने शॉर्ट्स को कवर किया है और 10,000 शेयर लंबे हैं।
और मुझे लगता है कि आपकी जानकारी अच्छी थी जहां तक गई थी। और यह कितनी दूर जाता है? टिप्सटर से पूछा। आपके पास इस ऑफिस में 10,000 शेयरों की औसत कीमत पर 500 शेयर हैं, डीकन ने कहा। शुभ दिन, मेरे दोस्त। अगली बार शांत रहो। कहो, डीकन, टिप्सटर ने कहा। क्या आप कृपया मुझे नहीं बेचेंगे जब आप अपना बेचते हैं? मैं उतना नहीं जानता जितना मैंने सोचा था। यही सिद्धांत है। इसलिए मैं कभी भी सस्ते में स्टॉक नहीं खरीदता। बेशक मैं हमेशा इस तरह से प्रभावी ढंग से खरीदारी करने की कोशिश करता हूं ताकि बाजार के अपने पक्ष की मदद कर सकूं। जब स्टॉक बेचने की बात आती है तो यह स्पष्ट है कि कोई भी तब तक नहीं बेच सकता जब तक कोई उन शेयरों को नहीं चाहता। यदि आप बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो आपको इसे हर समय ध्यान में रखना होगा। एक आदमी परिस्थितियों का अध्ययन करता है, अपने कार्यों की सावधानीपूर्वक योजना बनाता है और कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक सुंदर फेयर लाइन को घुमाता है और वो कागज पर एक बड़ा लाभ जमा करता है। खैर, वो आदमी अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि बाजार एक शेयर के 50,000 शेयरों को इतनी आसानी से अब्जॉर्ब कर लेगा जितना कि वो 100 करता है। उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसके पास इसे लेने के लिए बाजार न हो। एक समय आता है जब वो सोचता है कि रिक्विजिट बाइंग शक्ति है। जब वो अवसर आए तो उसे अवश्य ही इसका लाभ उठाना चाहिए। एक नियम के रूप में वो इसका इंतजार कर रहा होगा। जब वो कर सकता है तो उसे बेचना पड़ता है, न कि जब वो चाहता है। समय जानने के लिए उसे देखना और परखना पड़ता है। यह बताने की कोई तरकीब नहीं है कि आप जो देते हैं बाजार उसे कब ले सकता है। लेकिन एक आंदोलन शुरू करने में अपनी पूरी लाइन लेना नासमझी है जब तक कि आप आश्वस्त न हों कि स्थितियां बिल्कुल सही हैं। याद रखें कि आपके लिए खरीदारी शुरू करने के लिए स्टॉक कभी भी बहुत अधिक नहीं होते हैं या बिक्री शुरू करने के लिए बहुत कम नहीं होते हैं। लेकिन शुरुआती लेन देन के बाद, जब तक पहला आपको लाभ न दिखाए, तब तक 1 सेकंड न बनाएं। रुको और देखो। यह वो जगह है जहां आपकी टेप रीडिंग आपको शुरुआत के लिए उचित समय के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। बहुत कुछ बिल्कुल सही समय पर शुरुआत करने पर निर्भर करता है। इसके महत्व को समझने में मुझे सालों लग गए। इसने मुझे कुछ सैकड़ों हजारों डॉलर भी खर्च किए। मेरा मतलब लगातार पिरामिड बनाने की सलाह देने के रूप में नहीं समझा जाना है। एक आदमी पिरामिड बना सकता है और बड़ा पैसा कमा सकता है जो वो नहीं बना सकता अगर वो पिरामिड नहीं करता। बेशक, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह था, मान लीजिए कि एक आदमी की लाइन स्टॉक के 500 शेयर है। मैं कहता हूं कि उसे यह सब एक साथ नहीं खरीदना चाहिए। नहीं, अगर वो अनुमान लगा रहा है, अगर वो केवल जुआ खेल रहा है तो मुझे उसे केवल यही सलाह देनी है, नहीं। मान लीजिए कि वो अपना पहला 100 खरीदता है और वो तुरंत उसे नुकसान दिखाता है। उसे काम पर क्यों जाना चाहिए और अधिक स्टॉक प्राप्त करना चाहिए? उसे तुरंत देखना चाहिए कि वो गलत है, कम से कम अस्थायी रूप से।